ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण के रेखाचित्र। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आवृत्ति वितरण के रेखाचित्र। आवृत्ति वितरण का अर्थ इस तरह से हुआ, फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देख रहे हैं, ये इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसका ये ग्राफ बनता है। ये क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण या आवृत्ति बंटन। फ्रीक्वेंसी का बंटवारा क्लास के हिसाब से, उसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति वितरण। The graph of frequency distribution are designed to present the characteristic features of a frequency data, यानी वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित जो होता है उसी के लिए ये ग्राफ तैयार होता है। ठीक है। The facilitate comparison study of two or more frequency distribution regarding their shape and pattern। दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का शेप बन रहा है, किस तरह का साइज हो रहा है, उसके बारे में भी ये जानकारी देता है। These graphs are presented to present those data which are not related to any time period। यह आंकड़े समय से संबंधित नहीं होती है। जब आंकड़े समय से संबंधित होता है उसी के लिए टाइम सीरीज होता है। जब आंकड़े समय से संबंधित होती हैं वैसी स्थिति में बनने वाले चित्र को काल श्रेणी या कालिक रेखा चित्र, टाइम सीरीज कहते हैं। ठीक है। और ये जो हो गया ग्राफ यानी वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित होता है। ठीक है। इन एब्सोल्यूट नंबर और इन परसेंटेज फॉर्म में होता है और कम्युलेटिव फॉर्म में होता है, दो तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार। टू टाइप्स ऑफ सीरीज, इक्वल और अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, 30, 40, 40, 50। 0, 10, 10, 20, 30, 30, 60, इस तरह से 20, 20 to 30, 10 to, तो ये इक्वल हो गया और ये अनइक्वल हो गया। अनइक्वल, इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आर टू टाइप्स, इक्वल और अनइक्वल। अब इक्वल के लिए सबसे पहले हिस्टोग्राम देख रहे हैं, इक्वल हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल और हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल क्लास इंटरवल के लिए देखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया, मुझवानी हिस्टोग्राम मॉड किससे निकलता है, हिस्टोग्राम से। मॉड किससे प्राप्त होता है, हिस्टोग्राम से। कैसे प्राप्त होता है उसको देखिए। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। 10 का चल रहा है, 10 का सब जगह 10 10 तो इक्वल हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 25। तो 25, 1 2 3 4 5, 5 का ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। 0 to 10 में 5 है, तो 0 पर 5, 10 पर 5, यहाँ से यहाँ मिला दिए थे, हिस्टोग्राम हो गया। फिर अब ये रेक्टेंगल हो गया, इसी को मिला मिला देते हैं तो हिस्टोग्राम बनता है। 8, 13, 15, 20, 40 पर 20, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 15, ये हुआ, ये हो गया 13, ये हो गया 8, ये हो गया
5, 8, 13, 20, 0 to 10, 5, 10 to 8, 20 to 30, 13, 30 to 15, और 40 to 50, 10, 20, 30, 40, 50, जीरो 1 2 3 4 5, 5, 10, 15, 20, 25, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाएगा। 0 to 10, तो 0 पर 5, 10 पर 5, अब यहाँ से यहाँ मिला दिए 8, इस पर 8 और यहाँ से यहाँ मिला दिया 13, 20, 30, 30 to 40, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 18, 16, 10, 7, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। दिस टाइप ऑफ फिगर इज हिस्टोग्राम। अब मॉड निकालने के लिए हमको सबसे पहले हिस्टोग्राम का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है मॉड किससे निकलता है, तो हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम कैसे निकलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। सबसे पहले हिस्टोग्राम तैयार करना है। सबसे पिक्ट ऊंचा टावर को देखना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। ऊंचा टावर देखने के बाद इसका दो पड़ोसी, यहां पर 20, यहां पर 18। अब इस पड़ोसी से इस कोना में, इस पड़ोसी से इस कोना में, और जहां पर कटेगा वही यहां पर हो गया मॉड। यानी याद रखना है कि यहां पर 20 और यहां पर 20 रहता है तो एग्जैक्ट 55 मॉड होता है। यानी उस केस में मिड मीडियन मॉड बराबर होता है। लेकिन चूंकि इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका इधर होगा, इसीलिए क्या होगा, 55 नहीं होकर के 54 होगा, 53 होगा, 52 होगा, लेकिन 46, 47 नहीं होगा। समझ गए? तो अंदाजी भी पता कर सकते हैं कि इधर ज़्यादा है तो क्या होगा, दोनों तरफ बराबर रहता है तो क्या हो जाता है, हाँ मिड में। जैसे एक एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 5, 2। तो याद रखना है कि सबसे अधिक के आगे पीछे बराबर है तो इसका जो है सो मॉड जो होगा वह 25 होगा, बीच में होगा। और इस स्थिति में मीन मीडियन मॉड बराबर हो जाएगा। मीन मीडियन और मॉड बराबर हो जाएगा। मीन बराबर मीडियन बराबर मॉड, तीनों बराबर होगा। ठीक है। अब यदि ये मान बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज दैट अब ये 6 हो गया, तो इसका क्लियर है कि 25 नहीं होकर के 26 होगा, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 होगा। समझ गए? तो इस तरह से उधर भागेगा, इधर बड़ा हो जाएगा तो इधर मान शिफ्ट करेगा, तो 25 नहीं होकर के 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा। समझ गए? और जब दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आगे और पीछे का फ्रीक्वेंसी यदि इक्वल है
तो एकदम एग्जैक्ट बीचम बीच होता है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू, एग्जैक्ट मिड वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव देखिए और मारिए, समझ गया? तो इस तरह से मॉड, अब इसका मॉड कैसे तैयार होगा? जीरो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50, 0 to 10 2, 10 to 20 5, 7 5 2। देख रहे ना, अब दो को पड़ोसी इक्वल है तो इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, एकदम एग्जैक्ट बीच में आएगा। इस केस में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मॉड, तीनों बराबर होगा। बोलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो देखेंगे और मारेंगे, तो इसलिए सबसे बड़ा, अब प्रश्न उठता है कि लास्ट यही में सबसे बड़ा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट अब लास्ट का ही सबसे बड़ा हुआ, 0 10 20 30 40 50 60, तो इसको एक ही पड़ोसी, लास्ट और शुरू वाला का एक ही पड़ोसी होगा, याद रखेंगे। मोहल्ला का पहला घर और अंतिम घर का एक ही पड़ोसी होता है, समझ गए ना? तो यहां से इसको ना, और इसके जड़ से ये यहां पर आ जाएगा मॉड। क्लियर? ऐसा शुरू में भी होगा, सेम प्रोसेस, इधर से जड़ से जाएंगे। तो शुरू और अंत में रहेगा तो एक ही पड़ोसी है, बाकी बीच में कहीं भी रहेगा तो दो पड़ोसी होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्लास इंटरवल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में दोनों इक्वल नहीं है, तो इधर मान बड़ा है तो इधर वैल्यू शिफ्ट हो गया, ये 53 होगा, 54 होगा, लेकिन 55 नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ यदि इक्वल रहता तो निश्चित रूप से यह क्या होता, 55 होता। तो इस तरह से हिस्टोग्राम, तो मॉड किससे निकलता है? हिस्टोग्राम से निकलता है। क्लियर? मॉड किससे निकलता है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। अभी सब ये इक्वल के लिए बात हुआ, अनइक्वल के लिए अलग से। इक्वल क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले मॉड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हिस्टोग्राम का निर्माण होता है। हिस्टोग्राम का निर्माण करने के बाद सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग को दो पड़ोसी से, इस कोना से इस कोना और इस कोना से, और जहां पर ये क्रॉस करता है वहां से नीचे उतरते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, मॉड कहाँ मिलता है? तो एक्स यानी क्लास इंटरवल माने एक्स एक्सिस पर मिलता है। फ्रीक्वेंसी कहाँ पर? वाई पर। और ये एक्स पर क्या है? वेरिएबल। तो मीडियन मॉड, जो मीडियन मॉड मिलेगा वो वेरिएबल में मिलेगा, समझ गए? और इधर वाला जो रास्ता है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो मॉड कहाँ मिलेगा? एक्स अक्ष पर मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर संख्या है, ये कहाँ मिलेगा? तो फ्रीक्वेंसी वाई एक्स पर, और वेरिएबल को हम लोग कहाँ डालते हैं? एक्स अक्ष पर। फ्रीक्वेंसी वाई एक्स पर। तो इक्वल के लिए हो गया। दूसरा, एक और बात को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात को जो समझा जाए, शुरू में होगा, हाँ देखिए यहां से भी देखिए टाइप ऑफ ग्राफ, टाइम सीरीज 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 मोर वेरिएबल। तो ये अलग चीज हो गया, जो ग्राफ हो गया टाइम, जो आगे चल करके टाइम सीरीज बनेगा। लेकिन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 को पढ़ना है: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव।
तो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को 4 चीज पढ़ना है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। तो पहला हम लोग हिस्टोग्राम, मॉड किससे प्राप्त होता है, तो हिस्टोग्राम से प्राप्त होता है। अभी इक्वल पर बात कर रहे हैं, अगला ये अनइक्वल के लिए है तो उसको अभी देखेंगे। इक्वल के लिए अब देखिए, इक्वल के लिए 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50 सेम क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करना है, तो हिस्टोग्राम का निर्माण करना है। हिस्टोग्राम का निर्माण करने के बाद कर्व में मामूली हिस्टोग्राम हो गया तो कर्व हो गया, पॉलीगॉन हो गया, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम का निर्माण करना है। हिस्टोग्राम का निर्माण करने के बाद प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को सीधी रेखा से मिला देने से पॉलीगॉन बनता है, और इसको आधार तक दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो ये हो गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बहुभुज, बहुभुज। और इसको सीधी रेखा से न मिला करके फ्री हैंड से जो मिला देते हैं, ये कर्व हो गया। यही पॉलीगॉन और कर्व में यही अंतर है। जब सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो पॉलीगॉन, और जब फ्री हैंड से, इसमें फ्री हैंड तो इसका नाम पड़ता है कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र। ठीक है, तो सब अब यहां पर वर्किंग रूल क्या हुआ कि सबसे पहले क्लास इंटरवल रहेगा, इक्वल रहेगा, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम से फिर हम पॉलीगॉन में जा सकते हैं, हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी कर्व में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल देखेंगे, इक्वल है, हिस्टोग्राम का निर्माण करेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के बाद प्रत्येक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो पॉलीगॉन बनता है, और फ्री हैंड से मिला देने से क्या बनता है, कर्व बनता है। ठीक है, तो कई बार पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, सो आपको याद रखिएगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के लिए बनता है, बाकी और किसी में ऐसा नहीं होता है। कई बार पूछ चुका है। पॉलीगॉन जो है आपको डिस्क्रीट, और क्योंकि इसमें मिड वैल्यू पर काम पड़ा ना, इसीलिए क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू और एफ इसको प्लॉट कर देंगे तो होता है। इसीलिए एक्स और एफ बन गया तो डिस्क्रीट ही ना हो गया, यही बात को यहाँ पर पकड़ना है। इसीलिए इसका व्याख्या आपको सोच समझ के सोचना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये दिमाग का खेल है। इसीलिए यह डिस्क्रीट के लिए भी होता है और ग्रुप के लिए होता है, कई बार ऐसा पूछा भी है। तो इक्वल क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऐसा छूट है, कर्व और हिस्टोग्राम के लिए नहीं। तो वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित यानी कंटिन्यूअस के लिए बनेगा, तो हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस के लिए बनेगा, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के लिए बनेगा, या डिस्क्रीट के लिए बनेगा। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझना है। तो प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदु को देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वर्सेस हिस्टोग्राम देख रहे हैं, कंपैरिजन भी है। हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ढूंढना पड़ता है। हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल फिगर बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए लाइन ग्राफ, इसलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्क्रीट और
कंटिन्यूस दोनों से बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी यूज्ड मोर इफेक्टिव फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, because frequency polygon of different distribution can be drawn on the same single graph. This is not possible in the case of histogram. Histogram में ऐसा नहीं होता है. In the construction of frequency polygon, we come across same difficulties as in the construction of histogram. Unlike histogram, frequency polygon is a continuous curve and therefore process all the description available of the graphic representation. फिर डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व में यहां देख रहे हैं खाली सीधी रेखा से मिला देना है। फ्रीक्वेंसी कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए हिस्टोग्राम and take midpoint of every rectangle, then free hand joining, देख रहे हैं साफ लिखा हुआ फ्री हैंड ज्वाइनिंग, यानी हिस्टोग्राम बनाने के बाद प्रत्येक मिड वैल्यू को फ्री हैंड से मिला देने से कर्व तैयार होता है और स्ट्रेट लाइन से मिला देने से पॉलीगॉन प्राप्त होता है। दोनों में एक बस एक लाइन, एक शब्द, एक सोच का अंतर है। पॉइंट ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए स्मूथ फ्री हैंड कर्व drawn through the vertices of a frequency polygon is to eliminate a frequency curve for a group frequency distribution is a free hand curve drawn by joining। यह ग्रुप के लिए यानी कंटिन्यूस के लिए ही बनता है और बाकी पॉलीगॉन जो है वह डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए बनता है। तो ऐसा हो गया तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें हर को फ्री हैंड से मिला दिया गया और इसी को यदि सीधा से मिलाते तो स्ट्रेट लाइन हो गया, यहां से यहां मिड वैल्यू को स्ट्रेट लाइन से, यही दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो फ्री हैंड से मिला देना ये क्या हुआ, कर्व हो गया, और स्ट्रेट लाइन से मिला देना मिड वैल्यू को पॉलीगॉन। अब यूज उसका है व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, व्हेन हिस्टोग्राम इज फॉर्म देन कर्व इज पॉसिबल। फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी यूज्ड विथ एडवांटेज फॉर द इंटरप्रिटेशन। कर्व का काम पड़ता है स्कूनेस कोटोसिस, किसी वक्र की शिखरता का अध्ययन करना ही कोटोसिस कहलाता है। आगे चल करके जब हम लोग जाएंगे तो ऐसा जो बनेगा इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। जिसी अंदाज में चढ़ेगा उसी अंदाज में उतरेगा तो ये नॉर्मल हो गया। स्क्वायर्ड वाला में शुरू में चढ़ेगा ऐसा उतरेगा, किसी में ऐसा रहेगा लास्ट में ही होगा। यही इसी तीन के बारे में अध्ययन करना ही मोमेंट स्कूनेस कोटोसिस में, और आगे चल करके इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो कर्व का यहाँ काम है, समझ गया। तो कितना पिक्ड है, यही पिक्ड का अध्ययन करना ही, और यही पिक्ड ही मॉड भी होता है, मॉड देता है। तो किसी वक्र की शिखरता का अध्ययन करना ही तो कोटोसिस है, ठीक है। तो आगे चल करके यही जो है सो हम लोग को काम आएगा कि यही कर्व का जो बात आया, देख रहे यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में मीन मीडियन मॉड बराबर होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव मुजबानी। नॉर्मल कर्व है सिमेट्रिकल है, हाफ इधर हाफ इधर, तो मीन मीडियन मॉड बराबर, नॉर्मल कर्व में मीन मीडियन मॉड बराबर होता है। राइट स्क्वायर्ड है, लेफ्ट स्क्वायर्ड है। तो राइट स्क्वायर्ड में मीन बड़ा होता है और लेफ्ट स्क्वायर्ड में मीन छोटा होता है। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा गया, ठीक है। राइट मैंने बहुत आदमी का देखना है ना कि बचपन में ही संघर्ष में, बाद में जाकर के बहुत स्मूथ हो जाता है। कितना आदमी का बचपन बहुत आरामदायक लेकिन बुढ़ापा कष्टकारी होता है, और कितना आदमी का होता है कि जिसी अंदाज में चढ़ा फिर मैक्सिमम होकर धीरे धीरे उसी उतर करके, यानी जवानी खराब और बचपन खराब, बाकी बीच का सब गुटम गुट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक लाइन ऐसे समझिए।
जिसी अंदाज में चढ़ेगा धीरे धीरे मैक्सिमम होकर के उसी अंदाज में उतरेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या हुआ देख रहे हैं, शुरुआती दिन ही भावों संघर्ष में है, लेकिन बाद में फिर देख रहे हैं, तो इसको राइट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, और इसको लेफ्ट। देख रहे शुरू में आसान मिला लेकिन बाद में जाके कष्टकारी हो गया, ठीक है, बात समझ गए। तो इस केस में मीन बड़ा होता है क्योंकि मीन मिलेगा आगे जाकर के ना, जहां पिक्ट से मॉड पहले ही मिल जाता है, क्योंकि मॉड क्या होता है सबसे ऊंचा होता है, तो मॉड इसमें पहले मिल जाता है, मीडियन हमेशा बीच में होता है, मीन आगे जाकर के। इसमें मीन पहले ही मिल जाता है, मीडियन बीच में और मॉड, ठीक है। तो ये दो बात को ध्यान रखेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आगे जब हम लोग मोमेंट स्कूनेस कुर्टोसिस पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसको काम आएगा। तो लेफ्ट टेल लॉन्ग हो गया, इसका लेफ्ट, इसका राइट। तो इसी को, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड बराबर होता है, इसीलिए अभी जैसा बताया भी कि इस तरह से जब हम लोग किए, जिसी अंदाज में यहाँ पर चढ़ा, हिस्टोग्राम में जो देखें, आगे पीछे देखा ना, यहाँ पर 5, 5, 7, तो यहाँ पर 20 और 30 हुआ था, एकदम बीच में ही आएगा, कुछ सोचने का कोई बात नहीं है, आगे पीछे बराबर, तो ये एकदम सिमेट्रिकल ही जाएगा। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड बराबर होता है, देखिए और मारिए। या फिर सबसे अधिक आवृत्ति वर्ग के आगे और पीछे बराबर है तो मिड मीडियन मॉड बराबर ही आएगा। बोलिए। ऐसे भी ये जीवन का सिद्धांत है कि बीच में पड़ोसी ताकतवर है और इधर का भी सेम है इधर, तो दोनों को साथ लेके चलेगा, है ना। और दूसरा सिद्धांत ये भी है, तो तब ना यहाँ पर बीचम बीच आ गया, दोनों को साथ लेके समान भाव देगा। लेकिन अब देख रहे ये है, अब इधर का पार्टनर थोड़ा कमजोर है, इधर का है, तो इसका झुकाव इधर ही रहेगा, इसीलिए मीन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, देख रहे हैं ना, इधर शिफ्ट होगा, बीच में नहीं होकर के आगे बढ़ गए मोड, समझ गए। जिधर ज्यादा पावर उधरे आदमी का झुकाव होता, अब इधर में ही रहेगा तो इधर झुक जाएगा, सबसे अब इधर कमजोर है तो आप इधर वैल्यू मिलेगा, आपका झुकाव इधर, इसलिए बीच में नहीं होकर के इधर शिफ्ट करेगा, बीच में नहीं होकर के उधर शिफ्ट करेगा। लेकिन जब दोनों तरफ एकदम तगड़े है, बराबरे है, तब दोनों को हम लोग साथ के चलते हैं, एकदम बीचम बीच, यही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो मॉड प्राप्त करने के लिए अब देख रहे हैं इस सब केस में खाली क्वेश्चन को देखिए और सीधे मारिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड बराबर इस तरह का है, 20 से 30 सबसे अधिक है, आगे पीछे बराबर फ्रीक्वेंसी है, तो निश्चित रूप से यह आंसर इसका 25 होगा। 20 और 30 का बीच मिड वैल्यू 25, और इधर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो 24-23 होगा, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इधर मूव करेगा, और एकदम नजदीकी रहेगा तब तो फिर सूत्र से बनाएंगे, जो आगे चल करके हम लोग मीन मीडियन मॉड में देखेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ का बात हो रहा है कि ग्राफ क्या, ये तीन को चीज हम लोग देखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए समान बंटन का लेस देन और मोर देन, इससे भी क्वेश्चन बहुत रहता है, लेस देन और मोर देन। मीडियन इसी से ओगिव से निकलता है, मीडियन ओगिव से निकलता है। लेस देन का जो ग्राफ होता है वह एस आकार का होता है, और मोर देन का ग्राफ जो होता है उल्टा एस आकार का होता है, एस शेप और इन्वर्टेड एस शेप, उल्टा एस आकार का लेस देन का ग्राफ, ठीक है। तो लेस देन का जो ग्राफ होता है वह एस आकार का होता है, मोर देन का जो ग्राफ होता है वह उल्टा एस आकार का होता है, और जहां पर ये काटते हैं वही, इसी को हम लोग क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यही कटान बिंदु जो है सो मीडियन देता है।
m और n/2, यानी कुल आवृत्ति का आधा पर कटता है, ये n/2 पर ही कटता है, n/2 पर ही कटता है। ये सारा चीज को अभी हम लोग प्रूफिकली देखेंगे। तो सबसे पहले ओगिव के लिए सोचना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट कर देंगे तब उसका नाम पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली ए particular value of the variable occurring in a class. Cumulative frequency of any class is equal to the sum of the frequencies of all the classes preceding that class and its own frequency. यानी आगे बढ़ने से पहले पीछे के सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ने से पहले पीछे के सारे को जोड़ना पड़ता है। फॉर ड्राइंग एन ओगिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए पहला लेस देन ओगिव के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 दिया हुआ। तो लेस देन में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है। लेस देन में क्या होता है, वेरिएबल इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, वेरिएबल इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। लेस देन में वेरिएबल बढ़ते जाता है। तो लेस देन 10, देखिए यहाँ पर लेस देन 10 ये है तो 2 हो गया। लेस देन 20 तो ये हो गया 2 + 4 6। लेस देन 30 तो फिर ये तीनों जुड़ जाएगा। लेस देन 40 तो ये और जुड़ जाएगा। इस तरह से जैसा यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो लेस देन में हमेशा ऊपरी सीमा का इस्तेमाल होता है। लेस देन 10 तो शुरू वाला फ्रीक्वेंसी वही रह जाएगा 2। लेस देन 20, 20 का अर्थ यहाँ से यहाँ पीछे का सब, तो 4 2 6, ये दोनों जुड़ गया। लेस देन 30 फिर और 11 उसमें जुड़ गया 17। लेस देन 40 और 15 जुड़ गया। लेस देन 50 और 25 जुड़ गया। लेस देन 60 और 18 जुड़ गया। लेस देन 70 और 15 जुड़ गया। लेस देन 80 और 4 जुड़ गया। लेस देन 90 और 2 जुड़ गया। इस तरह से टोटल 96, यहाँ जितना आया लास्ट में 96 हो गया। अब जब इसी को प्लॉट कर देते हैं तो इसको और इसको, इससे जो ग्राफ बनता है उसी को हम लोग लेस देन ओगिव कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट हो गया 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ से DI का नया टाइप भी जन्म लेता है। यही बात को यहाँ समझिएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब 10 और 2, 10 और 2 यहाँ पर कटेगा। 20 और 6, 20 पर 6 तो यहाँ पर हो गया। 30 17, 30 पर 17 जाएगा। इस तरह से आप ये ऐसे 40 32, 40 पर 32, यहाँ से 32, ये जो लिखाएगा पहले x 40 और 32, ये पहला हमेशा x का मान देगा और दूसरा हमेशा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान देगा। यहाँ CF को प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर ये जो मिल गया हमको 10 और 2, ये पॉइंट हो गया 26, ये पॉइंट हो गया 30 17। इस तरह से 50 57 57 50 57
60, 75, 60, 75 इस तरह से जाएगा। तो मीडियन के लिए टोटल n बराबर हो गया आपको 96। 96 का आधा करेंगे 96 अपॉन 2, 48। अब y एक्सिस पर 48 लेकर के सीधे यहाँ से ओगी पर टकराएंगे और टकराने के बाद जो x एक्स पर आएंगे वही क्या देगा, मीडियन देगा। यहाँ से टकराने के बाद लगभग 48 पर आएगा, मीडियन देगा। तो मीडियन कहाँ मिलेगा, x एक्स पर मिलेगा। इस पॉइंट को हम लोग क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। या हमेशा याद रखिएगा यहाँ का पॉइंट मीडियन m और n/2 ही देगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कुल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 57 से कुछ कम होगा, क्योंकि यहाँ आया ना तो थोड़ा कुछ कम होगा। तो 48 दूना 6 लगभग 48 पर कटेगा। ये 48 लगभग हो जाएगा। इस तरह से ये हमेशा ही m और n/2 पर ही कटता है। एक्यूरेट नाप करके ग्राफ पेपर पर जो प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर देख भी सकते हैं ग्राफ होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पर है ना 48 लगभग 48। ये मान जो हमेशा देगा, या ये मान, ये जो पॉइंट दिया ये हमेशा ही क्या देगा, मीडियन और n/2। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर 48। तो कुल इससे पता चलेगा कुल आवृत्ति कितना होगा, तो इसका दूना होगा। जिस तरह से केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दूना होता है, तो उसी तरह से इसका 48 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी 96 होगा, इसी का दूना होगा। मीडियन कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, मीडियन x एक्स पर। ये भी क्वेश्चन हुआ। इस तरह से ये जो हो गया 10 और 2, ये हो गया 20 और कितना था 7, 30। इस तरह से सारा जो वैल्यू था, समझ गए। तो इसको सारे को, तो ये लेस देन हुआ। उसी तरह से मोर देन बनाएंगे तो उल्टा आएगा। इसी का जो मोर देन, तो 0 पर ही 94 होगा। ये देख रहे हैं एस शेप, इसका जो शेप हो गया एस साइज, एस आकार का। और 98 यहीं से ये करते ऐसे जाएगा, यहीं पर दोनों टकराएगा। इसी को क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कटेगा तो भी वही देगा, मीडियन पॉइंट देगा। तो लेस देन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेस देन से भी बनता है मीडियन, मोर देन से भी बनता है, और दोनों से बनता है। तो दोनों से एकदम एक्यूरेट बनता है। तो ये हमेशा इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन। वह मीडियन और n/2 पर ही कटता है, मीडियन और n/2 पर ही, मीडियन और n/2 पर ही। तो लेस देन का इसका शेप जो हो गया उल्टा एस आकार का हो गया, इसका जो हो गया एस आकार का हो गया, इसका इन्वर्टेड उल्टा एस आकार का होता है। तो लेस देन का शेप कैसा हुआ, हाँ सीधा एस। और मोर देन का, लेस देन में हमेशा ऐसे पूछता है क्वेश्चन। लेस देन में देखिए फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, और वेरिएबल भी बढ़ रहा है लेस देन। अब मोर देन में वेरिएबल बढ़ता है लेकिन फ्रीक्वेंसी घट रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। लेस, फिर से एक बार समझिए, पीछे भी लेक्चर में बताए हैं। लेस देन का अर्थ हुआ कि ऐसे जो हुआ वेरिएबल इंक्रीजेज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। मोर देन में वेरिएबल इंक्रीजेज लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज।
शुरुए पर मैक्सिमम होता है, घटते 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 घटते, इसको बोलते हैं घटना। इस केस में ऐसे ऐसे होते गया तो इसको बोलते हैं बढ़ना, इंक्रीज, डिक्रीज। लेकिन दोनों केस में लेस देन में भी वेरिएबल इंक्रीज होता है, मोर देन में भी होता है। लेकिन लेस देन में वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करता है, और मोर देन में वेरिएबल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ठीक है। और इससे भी मीडियन मिलता है, इससे भी मीडियन मिलता है, और दोनों को प्लॉट करने से भी एक साथ भी मिलता है। यानी लेस देन से भी मोड निकाल सकते हैं, मोर देन से भी निकाल सकते हैं, और लेस देन और मोर देन को एक साथ प्लॉट कर दें उससे भी निकाल सकते हैं। समझ गए? ये चीज होगा लेस देन और मोर देन। लेस देन में हमेशा ऊपरी सीमा का इस्तेमाल, मोर देन में हमेशा निचली सीमा का इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पर जो अब यहाँ से अट्रैक्शन पॉइंट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एन ओगिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 डिफरेंट वे। बताए ना अभी, लेस देन से भी मिलता है और मोर देन से भी मिलता है, ऐसे क्वेश्चन हुआ। तो ओगिव कितना प्रकार से मिलता है? 2 तरीके से, लेस देन से भी मिलता है, मोर देन से मिलता है, दोनों को एक साथ कर देंगे उससे भी मिलता है। द बर्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी चौड़ाई जो होता है वह इक्वल लेंथ और अनइक्वल। हिस्टोग्राम 2 प्रकार से हो सकता है, जो अलग अलग देखेंगे। इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग। हिस्टोग्राम का एक खासियत होता है, सटना इसमें आवश्यक है। अब यहाँ पर यह भी बात समझिए, ग्राफ में जब आएंगे, ये हो गया सिंपल ग्राफ, ये देखिए ये हट हट के ये हो गया सिंपल, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम में सटना आवश्यक है। ये शुरू का खाली रहेगा, जैसे 50 से शुरू होगा तो खाली रहेगा, लेकिन जहां से रहेगा फिर सट सट करके, इसी को बोलते हैं यहाँ ओवरलैपिंग। हिस्टोग्राम क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग, सटता है तब इसी क्रिया को। हाँ, बीच में कोई क्लास 0 रहेगा तो बीच में अलग, वो अलग सिचुएशन है, लेकिन सब सट सट करके, क्योंकि इसमें क्या 0 से 10, 10 से 20 वहीं से ना शुरू होता है, इसलिए इसमें सटना क्या, ये बात, ये ऐसा हट हट के हुआ तो इसी को सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, और ये हिस्टोग्राम, यही दोनों में अंतर है। तो जरा सा अंतर हो गया, देखने में काम दूसरा हो गया। ये कैसा भी डाटा के लिए होगा, और ये केवल ये सिंपल बार डायग्राम क्लासिफाइड के लिए नहीं बनेगा, ये स्टेट, बर्थ, इनकम, एक्सपेंडिचर उस सब के लिए बनेगा ये, और ये केवल ग्रुप आंकड़ा के लिए ही तैयार होगा। ठीक है, ये बात समझिए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओगिव। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो हुआ उसी को हम लोग ओगिव बोलते हैं, जो ओगिव लेस देन और मोर देन होता है। इन रिप्रेजेंटिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्क्रीट के लिए, क्या बात बोले हैं अभी, पूछा, डिस्क्रीट के लिए भी बनता है, कंटिन्यूअस के लिए भी बनता है, दोनों के लिए उपलब्ध होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फाइंड द मॉड ग्राफिकली। मॉड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हिस्टोग्राम से करते हैं। मॉड कहाँ से प्राप्त करते हैं? हिस्टोग्राम से प्राप्त करते हैं। हिस्टोग्राम emphasizes the width of the rectangle between the classes boundary. Consecutive rectangles in a histogram have no space in between. यानी हिस्टोग्राम में बीच में स्पेस नहीं होता है। बीच में स्पेस तभी होगा जब कोई क्लास, जैसे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब यहां पर हुआ 2, 5, 7, 0, 5, तब ऐसा होगा 5, 7, अब ये खाली हो गया, फिर 5। समझ गए? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तब ऐसा होगा। अन्यथा कुछ रहेगा, एक भी रहेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी है, साथ दूर रहेगा तो इतना जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो इतना। इसलिए
जब ऐसा रहेगा तब ही ऐसा संभव है, अन्यथा इसमें खाली रहने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह पॉइंट है, नो स्पेस इन बिटवीन। When all classes have equal width, the height of the rectangle is histogram will be numerically equal to the class frequency. उसका लंबाई जो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, नॉर्मल में, इक्वल में। इन हिस्टोग्राम इफ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी प्रोपोर्शनल। अब अनइक्वल वाला सीखेंगे तो उसमें प्रोपोर्शनल में कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस पॉइंट को फिर हम लोग देखेंगे। व्हेन ऑल क्लासेस हैव द कॉमन विड्थ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम और कर्व, इसमें समान होता है। एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओगिव क्या है? तो लाइन ग्राफ, लाइन डायग्राम है। इक्वल विड्थ ऑफ क्लासेस इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कॉजेज एनी डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओगिव। अनइक्वल विड्थ में उसको ग्रुपिंग करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिव। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम। सबसे ज्यादा ग्रुप के लिए सबसे पॉपुलर डायग्राम कौन सा है? तो हिस्टोग्राम है। वर्टिकल बार चार्ट में अपियर सम व्हाट ए लाइक हिस्टोग्राम के बढ़ते वर्टिकल बार वाला जो अभी बताया कि यह हिस्टोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। ये इस तरह से है तो ये सिंपल बार डायग्राम हुआ, लेकिन जब हिस्टोग्राम है तो यही सट सट के रहता है, ये हिस्टोग्राम। इस तरह से हम लोग इसको देखे, समझे, जाने। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास फॉर यूपी ट्रिपल SC ASO and SSC CGL JSO ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स बुक के साथ ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स 9934902040 9835406716 ऐप आदित्य IAS प्ले स्टोर से लोड करके और BPSC 72 और फाउंडेशन न्यू बैच इंग्लिश मीडियम 10 AM न्यू बैच हिंदी 5 PM स्टैट प्लस TI मेन एग्जाम नाइन 9934902040 व्हाट्सएप और कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या हो तो डायरेक्ट बात करके जुड़िए और अपना मंजिल को धार दीजिए। इस शुभकामना के साथ का समय अच्छा हो।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।